सरदार बघेल सिंह को मालूम था कि अब्दुल अहद जैसे शातिर आदमी को सीधी उंगली से कभी भी काबू नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने उसको फंसाने के लिए कई ऐसी चालें चली और वायदे किए कि जिससे वो उनके बुने हुए जाल में फंसता चला गया। इन्हीं वादों और बातों के झांसे में आकर और गुमराह होकर उसने मुगल बादशाह से सिखों के इलाकों में फौजी कार्रवाइयों के लिए सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया। जब बादशाह उसकी बातों को मानने में आनाकानी कर रहा था तो उसने लगभग चेतावनी देते हुए और इतिहास की तरफ बादशाह का ध्यान खींचते हुए कहा कि अगर सिंघों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शाही सेना यानी बादशाह की मुगल सेना तय किया गया पूरा पैसा और सैलरी की बकाया राशि का दावा करेगी और तुमको यानी बादशाह को घेर लेगी। लेकिन बादशाह फिर भी सहमत नहीं हुआ। अब अब्दुल अहद और बादशाह शाह आलम के बीच कुछ नोक झोंक हुई तो बादशाह के बेटे यानी जहांदर शाह ने अब्दुल अहद खान को ये कहते हुए पद से हटा दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बाद में बातचीत के दौरान अब्दुल अहद खान बादशाह और शहजादे को कन्विंस करने में कामयाब रहा और दोनों को ये बात समझ में आ गई कि सिखों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए और शाही परिवार में से ही कोई उस कार्रवाई को लीड करे, ये भी जरूरी है। अब अब्दुल अहद खान ने एक बड़ी सेना और तोपखाना रेजिमेंट को इकट्ठा किया और 3 जून 1779 को वो दिल्ली से निकल गए। सरदार बघेल सिंह और सरदार भाग सिंह डल्लेवालिया के अलावा कुछ दूसरे छोटे सरदार भी उनके साथ थे। रास्ते में अब्दुल अहद खान ने नजफ खान के रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स को, जो कि रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले कर्मचारी थे, हटा दिया और उनकी जगह अपने खुद के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। जब शाही सेना करनाल पहुंची तो जींद के राजा गजपत सिंह और एक युवा राजकुमार अब्दुल अहद खान से मिले। सरदार बघेल सिंह ने इससे पहले उनके कानों में धीरे से अपनी पूरी योजना के बारे में जानकारी दे दी थी। तो खालसा सरदार बिना किसी ऑब्जेक्शन के अब्दुल अहद खान को गिफ्ट वगैरह देते रहे। इस दौरान ना तो अब्दुल अहद और ना ही मुगल प्रिंस फरखंदा बख्त को किसी तरह का कोई शक या संदेह हुआ। जींद के राजा गजपत सिंह ने खुद उनको 2 लाख रुपए देने पर सहमति दे दी। पहले तो सिर्फ सरदार बघेल सिंह ही अब्दुल अहद खान के एडवाइजर थे, अब राजा गजपत सिंह भी उसके दोस्त और विश्वास पात्र सलाहकार बन गए। पूरा प्रशासन राजा गजपत सिंह की सलाह से काम करने लगा। कोई भी सिख अगर आता तो उनकी सलाह पर शाही मुगल फौज में भर्ती कर लिया जाता और उन्हीं की सलाह पर हर नए फौज के सरदार को हाथी, सोने के ताज और दूसरे कीमती उपहार वगैरह दिए जाने लगे। शाही सेना जहां से भी गुजरती और लोग उस जगह को छोड़कर जाने की कोशिश करते, वहीं पर सिख पुलिस की चौकियां तैनात कर दी जाती। इस तरह से उन इलाकों में सरदार बघेल सिंह और सरदार गजपत सिंह ने एक दूसरी ही तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी। मतलब शाही सेना जहां जहां से आगे मूव कर रही थी वहां वहां पुलिस की चौकियां स्थापित कर दी गई, जिन पर सिर्फ सिख सिपाहियों की तैनाती हो रही थी। आज हम अगर उस पूरी कार्रवाई के बारे में सोचते हैं तो इसके कई वर्षों बाद यानी 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अकबर इलाहाबादी ने जो देखा और बयां किया था कि जर्मनी की फौज आगे तेजी से हमले करते हुए बढ़ रही थी, लेकिन जीत अंग्रेजों की हो रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, ये लग रहा था। इस तरह से अब तक सरदार बघेल सिंह और गजपत सिंह की ये पॉलिसी सफल होती हुई नजर आ रही थी और अब्दुल अहद खान धीरे धीरे इस जाल में फंसता चला जा रहा था। अब्दुल अहद ने दिल्ली से निकलते ही सोनीपत और अम्बाला के कई इलाकों में मौजूद खालसा शासित क्षेत्र के उन सरदारों से रेवेन्यू कलेक्शन का अभियान शुरू कर दिया जिन्होंने इन इलाकों को अपने अधीन किया हुआ था। अब हालात ये थे कि जिन सिख सरदारों और मिसलदारों को कुचलने के लिए वो अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा था, उन्हीं के भाई बंधु और रिश्तेदार उसकी अपनी सेना में ही भर्ती हो चुके थे। और इससे भी आगे बढ़कर बात ये थी कि जिन सिख सरदारों के इलाके उसके हमले की रेंज में आने वाले थे, वही इस वक्त उसके चीफ एडवाइजर थे। आप सोचिए कि ईश्वर ही ऐसे इंसान की रक्षा कर सकते हैं जो इन हालातों में सफलता के इरादे से आगे बढ़ रहा था। बरसात का वो मौसम अब्दुल अहद खान ने करनाल में गुजारा। यहाँ पर कैथल के सरदार भाई देसू सिंह ने उससे जाकर मुलाकात की। अब्दुल अहद ने उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड रखी। भाई देसू सिंह ने कहा कि वो 2 लाख रुपए दे देंगे। इसके बाद अहद खान ने अपनी मांग बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। मतलब उन्होंने पूरे 3 लाख के लिए हामी नहीं भरी तो अमाउंट बढ़ा दिया गया। एक रात राजा गजपत सिंह ने अब्दुल अहद से कहा कि भाई देसू सिंह से ये अमाउंट कलेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शाही मंत्री को सलाह दी कि मेरे समेत यानी राजा गजपत सिंह समेत सभी सरदारों को गिरफ्तार कर लो और बाद में छोड़ देना। अहद खान इस बात को मान गया। 12 सितंबर को जब सभी सरदार
प्रिंस और अब्दुल अहद से मिलने पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब एक अधिकारी ताज मोहम्मद ने सूचना दी कि भाई देसू सिंह को छोड़कर बाकी सरदार पैसा देने के लिए राजी हैं तो उनको छोड़ दिया गया। सिर्फ भाई देसू सिंह को नहीं छोड़ा गया। दरअसल अब्दुल अहद का मन साफ नहीं था। वो भाई देसू सिंह से अपने भाई अब्दुल कासिम की मौत का बदला लेना चाहता था, जो मार्च 1776 की लड़ाई में देसू सिंह की फौज के साथ लड़ते हुए मारा गया था। ये हमने आपको पूरी तफसील से एक पिछली वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब्दुल अहद खान ने भाई देसू सिंह को पिछले 4 साल का सारा रेवेन्यू जो उनके द्वारा कलेक्ट किया गया था देने के लिए कहा। आखिर में 1 लाख रुपए कैश दे दिए गए और उसने भाई देसू सिंह को रिलीज कर दिया। लेकिन बाकी बचे अमाउंट के एवज में सिक्योरिटी के तौर पर देसू सिंह के बेटे लाल सिंह को शाही कस्टडी में ले लिया। अब्दुल अहद खान ने बिना दूर की सोचे हुए अपने मूर्खतापूर्ण काम से उस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े सरदारों का विश्वास खो दिया और ये बात चारों तरफ फैल गई कि अब्दुल अहद एक बेईमान और विश्वासघाती आदमी है। अब उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। भाई देसू सिंह के साथ किए गए व्यवहार से सभी बुरी तरह से गुस्से में थे, क्योंकि भाई देसू सिंह गुरु अर्जन के समय के एक धर्म को समर्पित और नोबल फैमिली से आते थे और खालसा में उनका एक बड़ा और समर्पित ओहदा था। उनकी बेइज्जती खालसा की सामूहिक बेइज्जती से कम नहीं थी। असल में राजा गजपत सिंह का एकमात्र उद्देश्य खालसा को क्रोधित करना था, ताकि सही समय आने पर सिख अब्दुल अहद खान को कड़ा झटका देने के लिए तैयार रहे। अब एक और घटना घटी। अब इस पूरे सीन में पटियाला के महाराजा अमर सिंह की एंट्री होती है। महाराजा अमर सिंह अपने दीवान नानुमल और मीर मुंशी लाला रामदयाल को 5 लाख रुपयों की हुंडी के साथ अब्दुल अहद खान के पास इस शर्त पर भेजते हैं कि वो वहां से वापस चले जाएं और पटियाला के इलाके में किसी प्रकार की ज्यादती ना करें। ये 13 सितंबर 1779 की बात है। अब्दुल अहद खान के लिए ये एक अच्छा मौका था और ये उसकी एक जीत थी। जींद के राजा गजपत सिंह, कैथल के भाई देसू सिंह और थानेसर के सरदार भंगा सिंह से पहले ही उसको अच्छी खासी धनराशि मिल चुकी थी। अब महाराजा अमर सिंह ने उसको 5 लाख रुपए की धनराशि और भेज दी। सिख सरदारों ने जो भी सोचा हो और उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति जो भी रही हो, जाहिर तौर पर उसको यानी अब्दुल अहद खान को पैसा तो मिल ही चुका था, लेकिन उसके अहंकार और ज्यादा दिमाग लगाकर सोची गई नीतियों ने ही उसकी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। उसने दीवान नानुमल से वो 5 लाख रुपए की हुंडी लेने के बजाय उससे कहा कि महाराजा अमर सिंह से कहो कि वो खुद मेरे पास हाजिर होकर ये 5 लाख रुपए मुझको दे। लेकिन दीवान नानुमल को पता चल चुका था कि कैसे देसू सिंह को धोखा देकर बंदी बना लिया गया था। दीवान महाराजा के खुद आने वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पटियाला का इलाका और ताकत किसी भी दूसरे सरदार से ज्यादा थी और फिर सरहिंद भी इसी स्टेट का एक हिस्सा था। दीवान नानुमल ने यह भी कहा कि महाराजा को यहाँ आने की छूट मिले, भले ही इस राशि में 1 लाख रुपए की और बढ़ोतरी कर दी जाए। वो देने को तैयार है। लेकिन अब्दुल अहद ने इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि इस पूरे सैनिक अभियान का पूरा खर्च वो महाराजा अमर सिंह से 1-1 पाई वसूल करेगा। उसने कहा कि दीवान के द्वारा अगर महाराज 7 लाख रुपए भी भेजेंगे तो भी वो उनको मंजूर नहीं करेगा। इसी अहंकार में दीवान द्वारा दी गई 5 लाख रुपए की हुंडी को भी उसने फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि एक बार महाराजा अमर सिंह को बेइज्जत जरूर करेगा। राजा गजपत सिंह ने अब्दुल अहद से कहा कि वो पटियाला स्टेट की तरफ से पूरी धनराशि की गारंटी लेते हैं और उसको दिल्ली वापस लौटने की सलाह दी। लेकिन अहद खान ने पटियाला की तरफ कूच कर दिया और उसने अपनी लड़ाका फौज को पटियाला स्टेट को लूटने और तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। शाही सेना ने 23 सितंबर को पेहुआ के नजदीक सरस्वती नदी को पार किया और पटियाला से 15 मील दूर साउथ ईस्ट में घुरम के नजदीक अपने टेंट लगाए और यहाँ से सैनिक टुकड़ियों ने पटियाला रियासत के गांवों को लूटने और बर्बाद करने के लिए निकलना शुरू कर दिया। लेकिन पटियाला आर्मी ने उनको देख लिया था। इसी दौरान सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और तारा सिंह गैबे की लीडरशिप में 15,000 सिंहों की फौज ने सतलुज को पार किया और वहां पहुंच गई। ऐसा लगता था कि जैसे महाराजा अमर सिंह को या तो सरदार बघेल सिंह या फिर राजा गजपत सिंह द्वारा मुगल सेना के पटियाला की तरफ बढ़ने की सूचना लगातार मिल रही थी। बहरहाल महाराजा अमर सिंह पूरी तरह से सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार तारा सिंह, संगत सिंह, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया और दूसरे सरदारों के साथ लगातार संपर्क में थे, ताकि इमरजेंसी के वक्त वो मदद के लिए तुरंत पहुंच सके। इस तरह सभी सरदार लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे और कुछ ने तो पटियाला की तरफ कूच भी कर दिया था। सरदार आलूवालिया, तारा सिंह और संगत सिंह 15,000 की फौज के साथ सबसे पहले पटियाला पहुंचे।
इसी वक्त राजा गजपत सिंह के द्वारा शाही सेना में भर्ती किए गए कुछ सिंघों ने ये कहते हुए बगावत कर दी कि आज तक की हमारी पूरी तनख्वाह का हिसाब किताब कर दिया जाए, नहीं तो अब हम आगे एक कदम भी नहीं रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर अब्दुल अहद खान हैरान रह गया और घबरा गया। अब कुछ सिंह सरदारों ने महाराजा अमर सिंह से बातचीत शुरू की। शायद भंगी और दूसरे मिसल सरदारों की सेना भी पहुंचने वाली थी। महाराजा अमर सिंह प्रिंस फरखंदा बख्त और अब्दुल अहद खान से मिलने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन 6 अक्टूबर को ये मीटिंग फिक्स कर दी गई। लेकिन महाराजा वहां जाते हुए रास्ते से ही बिना मिले लौट गए। शायद उनको ये खबर मिल गई हो कि खालसा दल सेना लड़ने के लिए पटियाला पहुंच चुकी है, या फिर उनको अब्दुल अहद के बुरे इरादों का पता चल गया हो। 7 अक्टूबर को एक छोटी सी लड़ाई हुई और महाराजा अमर सिंह ने अपने किले में मोर्चा संभाल लिया। अब्दुल अहद पटियाला के और नजदीक पहुंच चुका था और उसने पटियाला से महज 5 मील दूर अपना डेरा डाल दिया। यहाँ जिक्र मिलता है कि ज़बीता खान ने भी शाही सेना में रोहिल्ला सैनिकों को अब्दुल अहद के खिलाफ उकसाने का काम किया। अब अब्दुल अहद खान की कंडीशन काफी कमजोर हो चुकी थी। सरदार बघेल सिंह ने प्रिंस फरखंदा और मंत्री अहद को सूचना दी कि सतलुज पार से सिंघों की एक भारी सेना महाराजा के समर्थन के लिए पटियाला के रास्ते में है। उन्होंने बताया कि सरहिंद और लाहौर के विजेता जस्सा सिंह आलूवालिया की लीडरशिप में 2 लाख के आसपास सिंह यहाँ पर जमा होंगे। ये सुनकर अब्दुल अहद काफी परेशान हो गया और चुपचाप दिल्ली लौटने के लिए तैयार हो गया। अब उसको अपने आसपास कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। उसको डर था कि शायद अब वो खुद को बचाकर दिल्ली नहीं लौट पाएगा। सिंघों के हाथों जैन खान को मिली मौत और उसके सीन ने उसकी याददाश्त को परेशान कर दिया था। उसने दोबारा से उस दृश्य की कल्पना की जब जहान खान और तैमूर शाह की सेनाएं सिंघों के दबाव में अफगानिस्तान जाते वक्त इधर उधर भाग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वही अंजाम अब उसका होने वाला है। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वो कांप रहा था। अगर वो बहादुर नायक होता तो हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरता और दुश्मन को चुनौती दे सकता था। लेकिन अब्दुल अहद खान साजिशों, नीचता और चालाकी से अपने कामों में सफल हुआ था। एक बहादुर योद्धा अहंकारी हो सकता है, लेकिन वो नीच या षड्यंत्रकारी नहीं हो सकता। और एक षड्यंत्रकर्ता कभी साहसी योद्धा नहीं हो सकता। दुष्ट और कायर गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते हैं। सिंपल और बहादुर लोग अपने मतभेदों को व्यक्तिगत मुलाकातों से या फिर तलवारों के दम पर सुलझाते हैं। अब्दुल अहद खान ने सरदार बघेल सिंह से कहा कि वो किसी भी तरह से उसको दिल्ली पहुंचने में मदद करें। सरदार बघेल सिंह के लिए यही अच्छा मौका था। उन्होंने मुगल प्रिंस और अब्दुल अहद खान से कहा कि दोनों के दोनों खालसा दल पटियाला पहुंच गए हैं और बिना लड़ाई लड़े वो अब वापस नहीं जाएंगे। आसपास के इलाके भी सिंघों के कंट्रोल में थे, जहां से अब्दुल अहद को रेवेन्यू मिलता था। इन इलाकों के सरदार चाहे छोटे हों या बड़े गुस्से से भरे हुए थे और बदला लेने के मौके की तलाश में थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि खालसा के साथ साथ आम सिख भी आपके ऊपर टूट पड़ने को तैयार बैठे हैं। सरदार बघेल सिंह ने अंत में कहा कि इसका एक ही समाधान है कि जितने भी सरदारों से आपने धन लिया है वो उनको वापस करना होगा। इसके अलावा उनको कुछ और भी मुआवजा देना पड़ेगा जिससे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मान जाएं और खालसा सरदारों को कड़ा प्रसाद के लिए 7 लाख रुपए की राशि भेंट की जाए। तभी वो किसी प्रकार की शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। अब्दुल अहद अब बुरी तरह से फंस गया था और वो मुश्किल में था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसने बिना किसी आपत्ति या विरोध के सरदार बघेल सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने सिख सरदारों से मिला हुआ सारा धन वापस कर दिया और खालसा दल सरदारों को 7 लाख रुपए की पेशकश की। सिंघों का अपने इलाकों पर कब्जा बरकरार रहा और 14 अक्टूबर 1779 को प्रिंस और अब्दुल अहद वापस दिल्ली लौट गए। पटियाला के द्वारा दिल्ली को ये एक करारी हार थी।